जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और आज मेरे साथ हैं कौशल किशोर मिश्रा जी, जो कि डीन हैं सोशल साइंस फैकल्टी के। आज इन्हीं से हम चर्चा करेंगे आने वाले 2022 के चुनाव के, और काशी में जो विकास हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें इनसे हम करेंगे। और योगी जी के नेतृत्व के बारे में भी बात करेंगे कि उनका लीडरशिप कैसा है, और सारी चीज़ों को लेकर के हमसे डिस्कशन करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा आपसे। 2022 का चुनाव, विभिन्न पार्टियां यहाँ पे आ चुकी हैं, आप आ चुकी है, AIMM अपना गठबंधन भी कर चुकी है। ये 2022 का चुनाव सर भाजपा के लिए कितना कठिन रहेगा? देखिए, 2022 का जो चुनाव है ये अपने ढंग का अनूठा चुनाव होने जा रहा है। जी। अगर उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के संदर्भ में इसकी तुलना करें जी। तो 2022 का चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में अलग तरह का चुनाव होने ही जा रहा है। इसमें कोई बहस की बात नहीं है। 2017 जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो उसमें एक नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ था। वो प्रवृत्ति क्या है? वो प्रवृत्ति यह है कि 2017 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जातिगत गठबंधन या सोशल इंजीनियरिंग की जो बात हो रही थी, वो फेल हो गई। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। यूपी के 2 युवा लड़के का नारा दिया गया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको नकार दिया। यूपी के 2 लड़ाकों मान लीजिए, या युवाओं को नहीं माना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनता जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जातिगत समीकरण को लेकर के जो चुनाव लड़ती थी और जिस आधार पर सरकार बनाती थी, उससे ऊब गई है। उत्तर प्रदेश की जनता की 2017 और 2022 के बीच में सोच ही बदली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सोच बदल गया है। जो लोग पुराने सोच के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे ले जाना चाहते हैं, वो मुगालते में हैं। चूँकि मैं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और राजनीति विज्ञान जिंदगी भर पढ़ाया है, इसलिए मैं बहुत करीने से इसको देखने का प्रयास करता हूँ। और इसीलिए आप देखिए कि गठबंधन की चुनाव 6 महीना या 5 महीने रह गया है, लेकिन गठबंधन की बात कोई नहीं कर रहा है। न कांग्रेस गठबंधन की बात कर रही है, न सपा मूल रूप से बसपा के साथ गठबंधन की बात कर रही है, न बसपा गठबंधन की बात कर रही है, न भाजपा गठबंधन की बात। इसका मतलब कि इन राजनीतिक दलों को गठबंधन की पॉलिटिक्स से उन्होंने किनारा कर लिया। अब वो चाहते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जाति को चुनाव से आप इनकार नहीं कर सकते। जाति तो होगा। अब जाति का समीकरण जो बनता था कि फला को फला जाति से जोड़ दीजिए, फला को फला जाति से जोड़ दीजिए तो चुनाव में वोट बैंक, ये प्रक्रिया अब टूटी हुई लगती है। इसलिए अफरा तफरी का माहौल है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार का संबंध है, 300 से ऊपर सीट पा करके सरकार बनी थी। आज तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई एक राजनीतिक दल 300 से ऊपर सीट कब पाई थी? कम से कम नहीं ही पाई थी। ये स्वतंत्रता के बाद का भी आप आकलन देख लीजिए, ये भारी बहुमत था। इसका मतलब जनता एक तरफा किसी पार्टी को वोट कर रही थी। उस समय 17 में योगी का नाम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का नाम था। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट दिया और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। नरेंद्र मोदी का लीडरशिप था, और उस समय एक ही व्यक्ति था, नरेंद्र मोदी। आज तो 2 व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, योगी जी भी हैं। तो 2 डुअल लीडरशिप की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, वो डुअल लीडरशिप अन्य दलों पर भारी पड़ेगी। कौन है समाजवादी पार्टी में? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह हो नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते। मायावती जी का जो 2 बार 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनने से उनका सारा जो आकलन था, उनका जो सारा समीकरण था, ध्वस्त हो गया। फिर वही पुराने समीकरण पर आ गए कि ब्राह्मण को ले आओ, दलित से जोड़ो चुनाव। अब ब्राह्मण को ले आकर के दलित से जोड़ने का ये सगुफा कितना चलेगा? कहाँ ब्राह्मण रिएक्ट कर रहा है? आपको याद होना चाहिए कि जब मायावती जी जब मुख्यमंत्री ब्राह्मण और दलित समीकरण से बनी थी, उस समय बड़े बड़े ब्राह्मण सम्मेलन हुए थे। अब ब्राह्मणों की भारी भीड़ होती थी। ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ब्राह्मण जाति भी खामोश है, वो देख रही है, वो नई राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है। और ब्राह्मण जो जिस आधार पर लोग ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ब्राह्मण कभी वोट बैंक नहीं रहा। ब्राह्मण को कभी वोट बैंक के, जिन लोगों ने वोट बैंक के रूप में ब्राह्मण का उपयोग करना चाहा, वो असफल हुए। ब्राह्मण अपने ढंग से दिमाग से वोट देता है, वो चाहे किसी को दे सकता है। वो गुस्से में होगा तो किसी को दे देगा, नहीं गुस्से में होगा। 1975 के बाद इमरजेंसी के दौरान जब जनता पार्टी की सरकार
बनी थी। और जब उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जी के मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुआ था, उस समय ब्राह्मणों ने ये देखा ही नहीं कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। उन्होंने एक तरफा वोट किया था। मोदी के पक्ष में एक तरफा वोट किया ब्राह्मणों ने। अब योगी के पक्ष में एक तरफा वोट करेगा कि नहीं करेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ब्राह्मण आज भी असमंजस की स्थिति में है। वो किसी की तरफ झुक सकता है। वो निश्चित है कि वो उस तरफ उस पार्टी की तरफ झुकेगा जहां उसे अपने भविष्य की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी, अपने सुविधाओं की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी, सम्मान की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी। ब्राह्मण गौरव चाहता है, ब्राह्मण सम्मान चाहता है। ब्राह्मण को आरक्षण की बहुत अधिक ललक नहीं है। उसके पास दिमाग है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी। लेकिन इसलिए ब्राह्मण का जो शगुफा इस चुनाव में चल रहा है, ब्राह्मण का शगुफा वो सही शगुफा नहीं हो सकता। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे होगा, पिछली बार तो ओवैसी नहीं आए थे इस चुनाव में। मुसलमानों का एक जो वोट बैंक होता है, सॉलिड वोट बैंक, वो सपा में होता है, ये सब जग जाहिर है। इस बार कितना टफ लगता है आपको सपा के लिए मुस्लिमों को अपनी तरफ ले आना? मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी कोई राजनीतिक फैक्टर नहीं है। मैं बहुत साफ साफ मानता हूं। वोट तो उनका कटेगा। मैं बता रहा हूं, ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। आज ओवैसी इस चुनाव में पहली बार आ रहे हैं, इसके पहले तो नहीं आए थे। इसके पहले मुसलमान कहाँ वोट देता था? मुसलमान तो एक वोट बैंक है, वो कहाँ देता था? या तो कांग्रेस को देता था या एंटी बीजेपी देता था, सपा को देता था। ओवैसी आकर के उन मुसलमानों को कितना बरगला पाएंगे, कितना तोड़ पाएंगे, ये सवाल है जी, सबसे बड़ा सवाल है। और ओवैसी पर उत्तर प्रदेश का मुसलमान कितना भरोसा करेगा जी, भरोसे का सवाल है। मुझे लगता है कि मुसलमानों का जो वोट 2022 के चुनाव में पड़ेगा, वो 2022 में भी एंटी बीजेपी पड़ेगा। अब एंटी बीजेपी में अगर समाजवादी पार्टी अपने को मजबूत दिखाएगी तो वोट मुसलमानों का एकमुश्त समाजवादी पार्टी में चला जाएगा। अगर ओवैसी का गठबंधन मजबूत दिखाएगा तो हो सकता है कि 5% 10% वोट मुसलमानों का कट के जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि आज के दिन भी मुसलमानों का अधिसंख्य वोट समाजवादी पार्टी के साथ है। और मुसलमान ये जानते हैं कि यादव और मुसलमान एमवाई जो समीकरण कहते हैं, एमवाई समीकरण के आधार पर ही भाजपा को हराया जा सकता है। इसलिए ओवैसी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। मैं मानता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों का जो वोट होगा वो बिखरा हुआ रहेगा। अच्छा। समाजवादी पार्टी को जो पहले समाजवादी पार्टी को राम जन्मभूमि पर के कार्यसेवकों पर गोली चलाने के कारण जो संकेंद्रण हुआ था मुसलमानों का, वो बिखर जाएगा, क्योंकि राम जन्मभूमि का मुद्दा अब सेटल हो गया। अब उनको पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो अब राम जन्मभूमि का जब मुद्दा सेटल हो गया, उनको मस्जिद मिल गई, तो मुसलमान जिसको चाहेगा उसको दे देगा। वो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर अगर भरोसा करेगा तो उनको वोट देगा। अब ओवैसी तो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, ओवैसी का कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी नहीं है। अगर वो राजभर से जो गठबंधन करने की बात करने, तो राजभर को भी ये पता हो रहा है कि हम बहुत अधिक फायदे में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि राजभर जो समाज है वो भी एंटी मुस्लिम समाज है। तो एंटी मुस्लिम समाज प्रो मुस्लिम समाज में कैसे परिणति होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आप देख रहे हैं कि राजभर अराजकता की स्थिति में पहुंच गए। शुरू में बहुत जोरदार ढंग से मैंने ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। और मुझे जो लगता है कि आज के दिन में अखिलेश यादव को मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है, यादव बिरादरी उनके साथ है, तो एमवाई जो समीकरण है उस आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, और उस चुनाव पर अकेले चुनाव लड़ने का आधार वो अपने को बना रहे हैं। तो सर, अगर यहीं से मैं एक प्रश्न और पूछूं, 2022 में दावेदारी कितनी सफल रहेगी, भाजपा की या सपा की? देखिए, भाजपा के खिलाफ तो लड़ाई है जी, दावेदारी का सवाल नहीं उठता। भाजपा तो दावेदार है ही है जी, क्योंकि वो 5 साल सरकार चला के सामने आई है। योगी का लीडरशिप सामने आया है। अब तो योगी के लीडरशिप की परीक्षा होगी ना, जनता योगी के लीडरशिप को कितना मानती है, इस पर चुनाव होना है। योगी ने क्या किया 5 साल में, क्या नहीं किया। एक बात तो बहुत साफ है कि योगी परिवारवादी नहीं है जी, उनका कोई परिवार नहीं है। दूसरा बहुत साफ बात है कि योगी पैसा उत्तर प्रदेश की ट्रेजरी से वो पैसा लूट नहीं सकते, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, योगी हैं। अखिलेश यादव क्या है? मुलायम सिंह के बेटे हैं। मायावती क्या है? एक जातिगत विशेषता के आधार पर खड़ी हैं। प्रियंका गांधी का कौन है? कांग्रेस के परिवार के लोग हैं। ठीक है। और अब ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं या एक छोटी पार्टियां जो जातिगत समीकरण को साध करके सत्ता में आना चाहती हैं,
ऐसे मनोवृत्ति का मुकाबला योगी से है। योगी किसी जाति के मोहताज नहीं है, योगी एक लीडर है। और लीडर का परिणाम ये हुआ कि जिस ढंग से कोविड काल में या बाढ़ के काल में योगी का मूवमेंट हुआ है पूरे प्रदेश में, वो अद्भुत है। वो मेरे जैसे लोगों को बहुत प्रभावित करने वाला है कि कोविड के काल में जो नेता घर में दुबक गए, निकलने का साहस नहीं कर पाए, उसमें योगी घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो लोगों का जो जुड़ाव योगी से, जो संबंध बनाया है योगी ने उत्तर प्रदेश में, वो संबंध क्या चुनाव में कारगर नहीं होगा? होगा। और अखिलेश यादव ने कितना कारगर किया? कितना अखिलेश यादव कोविड में लोगों की मदद किए? कितना अखिलेश यादव बाढ़ के समय में मदद किए? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस पूछे जाए में तो अब ये देखिए कि एक योगी का उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह का कल्याण सिंह का नेतृत्व था, उस तरह का एक नेतृत्व योगी के रूप में उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है। और वो उस नेतृत्व से टकराहट अखिलेश यादव की भी होगी, प्रियंका गांधी की भी होगी, मायावती की भी होगी। तो अब लीडरशिप का जब संघर्ष होगा तो राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे। सर, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, कांग्रेस का तो कहीं अता पता नहीं है चुनाव में, मतलब कौन से नंबर पे आएगी कहा नहीं जा सकता है। प्रियंका गांधी आई हैं, महासचिव बनी हैं उत्तर प्रदेश की, तो कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, प्रियंका गांधी आई हैं तो लोकसभा के चुनाव में भी तो आई थी, 2019 में भी थी प्रियंका गांधी। क्या असर हुआ? कुछ नहीं असर हुआ। अच्छा, प्रियंका गांधी घोषित करें कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, तब तो सोचा जाए प्रियंका गांधी कांग्रेस में किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगी, ये सवाल आएगा ना। एक मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में योगी के रूप में खड़ा है। अब बताइए, अखिलेश यादव सपा के रूप में खड़े हैं, मायावती जी बसपा के रूप में खड़ी हैं, कांग्रेस का कौन नेता है? जब कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं है, या तो प्रियंका गांधी कहें कि मैं मुख्यमंत्री, तो अब लड़ाई हो जाएगी योगी, प्रियंका गांधी, अखिलेश और मायावती के बीच में, तब ना होगा। अभी कांग्रेस का तो लीडरशिप ही नहीं है। और मैं आपको एक बहुत साफ बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति है, वो पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्थिति के आगे बौनी है। बहुत भीड़ है भारतीय जनता पार्टी में। भीड़ क्यों है? अपेक्षा है तब तो भीड़ है। ये भीड़ सपा समाजवादी पार्टी में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के रूप में जीते थे, जिसको अखिलेश यादव को उन्होंने दान कर दिया मुख्यमंत्री पद, उस समय वो भीड़ सपा के साथ थी। जब मायावती जी थी, वो भीड़ मायावती जी के साथ थी। वो भीड़ तो टूट नहीं रही है। संगठन ही नहीं है आपके पास, आदमी ही नहीं है आपके पास, बूथ पर आप कैसे वोट दिलवा देंगे? लोगों को घर से निकालना पड़ता है, लोगों को मुद्दे देने पड़ते हैं, लोगों को समझाना पड़ता है, तब लोग वोट देने जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप घर में बैठे तालिबान की तरह हालो निकल जाओ वोट दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत जटिल राजनीति है। तो इस जटिलता की पूर्ण राजनीति में ये कहाँ टिक पाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। सर, एक अगला प्रश्न मेरा ये होगा, अभी कल 15 अगस्त था, मुरादाबाद के सांसद माननीय एस.टी. हसन जी राष्ट्रगान कर रहे थे कहीं पे कार्यक्रम में, और उनको राष्ट्रगान नहीं आया। आप क्या लगता है कि माननीयों को ही नहीं आता है? अब ये आपने ये जो सवाल पूछ दिया, इस पर मेरे जैसे लोकतांत्रिक व्यक्ति को, जो उत्तर प्रदेश को अपना हृदय मानता है, भारत को अपनी माँ मानता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको अब एक ईंटा उठाना चाहिए और अपना सर फोड़ लेना चाहिए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। गजब है स्थिति इस देश में। आप सांसद हैं, संसद सबसे बड़ी संस्था है इस देश की। इस लोकतंत्र में संसद को किनारे करके कोई बात नहीं हो सकती। और संसद और विधानसभाएं ये लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं। और जब माननीय भारत का राष्ट्रगान नहीं जानता, तो ऐसे लोगों को माननीय बनने का हक क्या है? आपको आप सांसद हैं, रोज संसद में राष्ट्रगान होता है, हर काम में राष्ट्रगान होता है, आप राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे हैं। आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को, अगर लोकतांत्रिक हैं, अगर समाजवादी सही में है, तो उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये बड़ा भारी अपराध है राष्ट्र के साथ कि सांसद व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गा पा रहा है, मुंह ताक रहा है, इधर उधर मुड़ी हिला रहा है, क्या कर रहा है। ये तो दुखद है महाराज। इससे तो लग रहा है कि हमारे देश के लोकतंत्र में राष्ट्रवाद है कहाँ? सांसद राष्ट्रवाद नहीं जानता, सांसद को राष्ट्रवाद का पता ही नहीं है। ये जो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान मजाक नहीं है। ये राष्ट्रगान देश की संप्रभुता का प्रतीक है। यह राष्ट्रगान देश की अस्मिता का प्रतीक है। इस राष्ट्रगान से देश की पहचान होती है। दुनिया के हर देश के राष्ट्रगान उसकी पहचान है।
आप भारत की पहचान को भूल रहे हैं। आप भारत की पहचान नहीं जानते। जब आप भारत को ही नहीं जानते तो आपको संसद में रहने का क्या हक है? आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और आपको देश की जनता से, भारत के संविधान से और भारत के लोकतांत्रिक परंपरा से माफ़ी मांगनी चाहिए। कान पकड़ करके, यूँ कान पकड़ के कि मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, जो भी हो मानवीय भूल के रूप में माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो अद्भुत हो गया। मैं तो देख करके समझ में आया कि ये तो सामान्य आदमी, जो अनपढ़ लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, उनको राष्ट्रगान याद है। वो तो सांसद है, वो तो पढ़े लिखे भी थोड़े बहुत हैं। इसका मतलब दूसरा भी एक मतलब है कि आपके मन में भारत के राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा नहीं है। आपके मन में भारत के राष्ट्रगान के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। आपके मन में भारत के प्रति श्रद्धा नहीं है। और जो व्यक्ति भारत के प्रति श्रद्धा नहीं करता, जो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं करता, राष्ट्रगान तो संवैधानिक तत्व है ना, जो भारत के संसद का माखौल उड़ा, ऐसे लोगों को लोकसभा में या संसद सदस्य बनने का क्या अधिकार है? इनको तो अगर आज नहीं हट रहे हैं तो दुर्भाग्य इस देश का। सर, अब मैं काशी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे बात करूं, 2017 के बाद और 2017 से पहले कितना अंतर आपको दिखता है विकास के मामले? अगर बात किया जाए तो विकास कितना हुआ है काशी का? देखिए, मैं तो काशी का आदमी हूँ। मेरा जन्म काशी में हुआ और काशी को मैं 50-60 वर्षों से देख रहा हूँ। काशी में इस बदलाव की उम्मीद मेरे जैसे लोगों को भी नहीं थी। काशी अंगड़ी, पंगड़ी, लंगड़ी जैसे लोगों की संस्कृति यहाँ है। अराजक लोग हैं, मस्त आदमी, मस्त मौला, बाबा शिव के भक्त के रूप में। उनको न नियम का पालन करने की इच्छा है, जय जय करते हुए वो रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि सड़कों पर रेड लाइट लगी हुई है। यही काशीवासी जो भीड़ में लाइन लगा करके सड़कों पर चलते थे, आखिर में रेड लाइट में रुक कैसे रहे हैं? ये बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। काशी का हेलमेट लगा के चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव है काशी में। जहाँ तक विकास की बात है, मुझे याद है कि मेरे एक मित्र अमेरिका से आए 25 साल बाद, हमारे साथ पढ़ते थे। वो अमेरिका में जाके प्रोफेसर हो गए। वो आए तो वो भटक गए। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि हम काशी में हैं कि किसी और देश में हैं, क्योंकि वो जिस काशी को देखे थे वो काशी अब नहीं है। काशी में सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, काशी में पर्यटन का उत्थान हो रहा है, काशी में सड़कों का उत्थान हो रहा है, काशी में आवागमन की सुविधाएं दी जा रही हैं, काशी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है, जो काशीवासी कभी समझ नहीं सकते थे। किस काशीवासी ने कल्पना की थी कि विश्वनाथ मंदिर का रूप ये हो जाएगा, कॉरिडोर हो जाएगा? किस काशीवासी ने घोषणा की थी कि हवाई अड्डे से बनारस को जोड़ने वाली इतनी सुंदर हाई फाई सड़कें बन जाएंगी? किस काशीवासी ने घोषणा की कि रुद्राक्ष जैसे वर्ल्ड क्लास का जो हॉल हमको मिल जाएगा? किस काशीवासी ने घोषणा की थी? किसी काशीवासी ने घोषणा नहीं की। तो ये जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये काशी में आ रही है। तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक बहुत बड़ी बात की थी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने प्रतीच प्राची का मेल सुंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो मुझे लगता है कि मालवीय जी के सपनों का साकार होता दिख रहा है कि काशी भी प्रतीच और प्राची के मेल सुंदर के रूप में बढ़ रही है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन विकास तो दिखाई पड़ रहा है। ये पहली बार काशी में विकास की परिभाषा आम लोग बोलने लगे हैं। काशीवासी विकासोकास नहीं जानते थे। अब आप बताइए कि चुनाव आने वाला है, एक भी नारा काशी में सड़क बिजली पानी का नहीं है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में मैंने कम से कम इसके पहले के 10 चुनाव देखे होंगे, पार्टिसिपेट किया होगा। हर चुनाव में पहला मुद्दा क्या होता था? सड़क बिजली पानी। काशी में तो अब सड़क बिजली पानी का नाम लेवा कोई नहीं हुआ। तो जब सड़क की समस्या हल हो गई, अगर हल हो गई, बिजली की समस्या हल हो गई, पेयजल की समस्या हल हो गई, तो इससे बड़ा विकास आप क्या कल्पना कर सकते हैं? इसके बाद तो ऊपर ही बढ़ना है, नीचे तो जाना ही नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। दूसरी चीज, कोविड काल में काशी को बहुत भोगना पड़ा है। आम लोग जो काशी की प्रवृत्ति है, सड़क पर घूमने की, मस्त रहने की, भांग ठंडाई पीने की, लौंगलता खाने की, पान खाने की, गंगा घाट पर घूमने की, गंगा जी में छलांग मारने की, ये परंपरा बंद हो गई थी। ऐसे काशीवासी एक दुबक गए थे, एक कमरे में बंद हो गए थे। उन काशीवासियों को इस सरकार ने भूखों नहीं मरने दिया। एक भी इंस्टांस काशी में पूरे 2 साल में भूख से मौत नहीं हुई काशी में। क्यों नहीं हुई? गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, मध्यम वर्ग भी रहता है। एक भी क्यों? क्योंकि सरकार जो है भोजन मुफ्त रूप से मुहैया करा रही है, अनाज दे रही है।
और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसलिए भूख की बात कोई नहीं, इस कोविड काल में भूख की बात नहीं हो रही है, बिजली पानी और सड़क की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? वो सांप्रदायिक हैं, वो गैर सांप्रदायिक हैं, वो कुछ नहीं किए, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव एक ठोस मुद्दे से अलग हट करके एक ऐसे मुद्दे पर होगा जो जनता के लिए नया होगा। उस नए मुद्दे का क्या रूप होगा वो तो चुनाव नज़दीक आएगा तो समझ में आएगा। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बिजली पानी और सड़क, 2017 के पहले हम लोग भी सर थे, ये हाल था कि लाइट कब आई और कब गई। और वहीं सैफई में माननीय मुख्यमंत्री थे उस वक्त हमारे अखिलेश जी, वहाँ पे पूरा बॉलीवुड स्टार आता था उनके पिताजी के जन्मदिन में, सफाई महोत्सव होता था जी, और सैकड़ों करोड़ रुपए सरकारी खर्च होते थे। वहाँ से यूके से उनका बग्घी आता था उनको चलने के लिए। अब वो सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? इसलिए बंद हो गया, सरकार नहीं है, सरकार में लूट थी जी, वो लूट खत्म हो गई। लेकिन बनारस में तो इस तरह का सफाई महोत्सव, यहाँ तो महोत्सव का दिन है, यहाँ तो प्रतिदिन महोत्सव होता है। फिल्म स्टार तो यहाँ कुछ बनारसी देखता तक नहीं है जी। बग्घी की बातें, जहाँ बग्घी थी, यहाँ लंदन की बग्घी से अच्छी बग्घियाँ थी जी। तो अब जो उस सफाई महोत्सव का जो रूप आप बता रहे हैं, योगी का भी तो गोरखपुर है जी। गोरखपुर महोत्सव उन्होंने क्यों नहीं किया? जी। सैफई की तरह वो भी गोरखपुर महोत्सव कर सकते थे जी। और उनके साथ उनके पास से भोजपुरी के अनेक स्टार घूम रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखा। जी। तो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखने में सैफई महोत्सव के माध्यम से वो अपने परिवार और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते थे, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। और योगी का नेतृत्व, यही अंतर होता है कि योगी पूरे प्रदेश का विकास करने के लिए सांस्कृतिक उत्थान चाहते हैं। तो अयोध्या में जो हुआ, काशी में जो हो रहा है, मथुरा में जो हो रहा है, विंध्याचल में हो रहा है, जी, बिल्कुल, विंध्याचल में हो रहा है। तो ये विंध्याचल, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये सैफई नहीं है, ये भारत की अस्मिता है, ये भारत का सांस्कृतिक मूल है। राम कृष्ण शिव, ये लोहिया ने एक अद्भुत लेख लिखा था। उन्होंने कहा कि राम कृष्ण और शिव भारत की आत्मा है, भारत की मेधा है, भारत के हृदय हैं। तो लोहिया के सपनों को साकार करने का काम तो भाजपा सरकार कर रही है। अखिलेश यादव कौन से समाजवादी हैं? उन्होंने राम कृष्ण शिव को क्या कहा? उन्होंने तो राम को कितना अयोध्या गए क्यों नहीं? सर, वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो परशुराम जी का सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा बनवा देंगे। परशुराम जी को जानते हैं? परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी मूर्ति के मोहताज हैं। परशुराम ब्राह्मणों के हृदय में रहते हैं। परशुराम एक संस्कृति है, परशुराम को व्यक्ति मत मानिए। परशुराम एक धारणा है, परशुराम एक दर्शन है, परशुराम एक जीवन की पद्धति है, परशुराम राष्ट्रवाद की परिणति है। इसको समझना आसान नहीं है। आप 50 फुट की मूर्ति लगा देंगे, उससे परशुराम का सम्मान नहीं होगा। परशुराम एक वैदिक परंपरा के एक बड़े अधिकारी थे, ऋषि थे। तो ऋषित्व की परंपरा पहले तो लागू कर दी। ऋषि तो आप जानते हैं अखिलेश जी? ऋषि जानते ही नहीं है। ऋत जानते हैं? नहीं जानते। अगर कोई बोल देगा ऋत के रूप में कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, तो परशुराम के लिए पृथ्वी सब मानवों से युक्त पृथ्वी परशुराम का ध्येय रहा है। अखिलेश यादव की तरफ परिवार ध्येय नहीं रहा है, पृथ्वी ध्येय, बोली पूरी मानवता ध्येय। इतना बड़ा दर्शन परशुराम का रहा, इतना बड़ा दर्शन, वीरता का दर्शन, समर्पण का दर्शन, आस्था का दर्शन, बलिदान का दर्शन, ये परशुराम का दर्शन रहा। गुरु के प्रति समर्पण का दर्शन, अपने आराध्य के प्रति आस्थावान होने का दर्शन, ये है परशुराम। इस परशुराम को मूर्तियां खड़ा करके आपने परिणत की और भारत की जनता इस चीज़ को समझ गई है। आप परशुराम बना लीजिए, चाहे अपने खुद ही अपनी मूर्ति बना लीजिए जैसा अन्य लोगों ने बनाया, इसका कोई मतलब नहीं है। परशुराम को ब्राह्मण खूब जानता है। ये परशुराम इसलिए बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण वोट इससे खुश हो जाए, ब्राह्मण खूब जानता। 2015 में जो सन्यासियों को लाठीचार्ज करके मारा गया था काशी में, उसकी पीड़ा सबको है, चाहे वो ब्राह्मण हो या ना हो। कितनी पीड़ा आपको अभी तक होती है? अरे हम तो उसमें थे जी। जो गोदोलिया पर लाठीचार्ज हुआ था और मुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया गया, उस समय तो मैं उसका दर्शक था। वो दुर्दमनीयता जो है, वो तो आंख के सामने, आपने याद दिला दिया, मेरे आंख के सामने सब दृश्य आ गए। सन्यासी पर लाठी चला रहे हैं, आप बात नहीं कर सकते।
सन्यासी बालकों को पीट रहे हैं आप, उसका पाप भी तो भोग रहे हैं आप। ये काशी के लिए कलंक है। सन्यासी लाठीचार्ज गोदौलिया काशी के लिए कलंक है। और जिन लोगों ने इस लाठीचार्ज को किया है, जिन लोगों ने निर्दयता सन्यासियों के साथ की है, काशी सन्यासियों की भूमि पर बसी है। सन्यासी परंपरा काशी की एक अपनी परंपरा है। आपने काशी के सनातन सन्यासी परंपरा को लाठियों से पीटा है, तो ये भाव कभी जा नहीं सकता। ये मैं आपको, उसमें कोई ब्राह्मण जाति की बात नहीं थी। सन्यासी के प्रति भारतीय समाज में सबकी श्रद्धा होती है। स्वामी करपात्री जी हाथ पर भीख मांग करके उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, मार्क्सवाद रामराज, विचार पीयूष, रामायण जैसी ग्रंथों की रचना की, जो उसके बाद कोई लिख नहीं पाया। अब हम भिक्षाटन करते थे। तो भिक्षाटन करने वाले उन सन्यासियों को, जिनको काशी में अनेक मठ ऐसे बनाए गए हैं जिनको आज भी सन्यासियों को मुफ्त भोजन मिलता है, और सन्यासी उसी भोजन को करके अपनी आराधना में लिप्त रहता है। उसका सन्यासी का परिवार नहीं होता। सन्यासी अपना कर्मकांड अपने जीते जी कर देता है। वो तो ईश्वर के प्रति समर्पित है। सन्यास है, जीवन से मोह ही नहीं है। न भौतिकता से मोह है, न जीवन से मोह है, न सत्ता से मोह है, न चकाचौंध से मोह है। वो तो सन्यासी है। तो उस सन्यासी को, जिसको मोह रहित व्यक्तियों पर लाठीचार्ज करना, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे थे कि प्रचंड भारत, और मेरे साथ थे कौशल किशोर मिश्रा जी। इतनी अच्छी बातें इन्होंने बताई हम लोगों को, और आप इस चैनल पे बने रहें और देखते रहें प्रचंड भारत, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।